जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है ओमकार चौधरी जी, जिनको आप ओशियन नेटवर्क और ओमकार चौधरी शो पर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण के साथ आते हैं। ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बहुत धन्यवाद। ओमकार जी, बिहार के चुनावी मैदान में एक ऐसी बात निकल कर सामने आई है जिसने देश भर में एक कहें पॉलिटिकल तूफान खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि इंडियन आर्मी जो है उसको 10% लोग कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि भारत की सेना जिसे देश पर सबसे ज्यादा कहीं गर्व है, जो देश का सम्मान है और देश की एकता का प्रतीक माना जाता है, उस पर कास्ट कंट्रोल का आरोप राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये कहना सिर्फ चुनावी रेटरिक कहेंगे, या फिर जो ये भी कहेंगे क्या भारत के जवानों का साहस और त्याग और जो एकता पर प्रहार भी माना जाए। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो दुनिया भारत की सुरक्षा का मॉडल का एग्जाम्पल देती है, उसको सल्यूट करती है, तब एक देश का ही नेता इस तरह का इल्जाम लगाता है और देश की सेना को कास्ट के प्रिज्म से देखता है। ये कौन सा नैरेटिव यहाँ पर मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं जो भारतीय सेना और उस पर सवाल खड़े करती हैं। तो राहुल गांधी के इस बयान को अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से देखा जाए तो आप किस तरह से इसको डिकोड कर रहे हैं? अंबर जी, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज उठाया। दूसरी बात यह है कि अब इस पर, यानी राहुल गांधी पर और इनके परिवार पर, इनकी सोच पर, इनकी अप्रोच पर कम से कम मुझे तो दया आने लगी है, तरस आने लगा है। गुस्सा कम आता है और तरस ज्यादा आता है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इसको लेकर के आप कितने संजीदा हैं, इनको किसी पद की गरिमा का, मर्यादा का, जिम्मेदारियों का मुझे लगता है कि तनिक भी एहसास नहीं है। तिनके के बराबर भी एहसास नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, उसकी, उस पद की गरिमा और मर्यादाएं क्या होती हैं। और शायद इनको ये भी पता नहीं है कि हमारी जो सेनाएं हैं उनका एक्चुअल में स्थान क्या है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो सेना के पराक्रम को लेकर के, उनके कौशल को लेकर के, उनकी उपलब्धियों को लेकर के किसी भी तरह का कोई प्रश्न उठाने का दुस्साहस करे। एक चीन की छोड़ दीजिए 1962 की, और एक शुरू में 47-48 की जो पाकिस्तानी घुसपैठ थी जम्मू कश्मीर में, इन दो घटनाओं को छोड़ दीजिए। इस पर कभी मीमांसा होगी, कभी विमर्श होगा, तो फिर इन दोनों घटनाओं पर अलग से चर्चा कर लेंगे। पर ये दोनों घटनाएं भी नेहरू के काल में हुई, और दोनों बार भारत की हमें जमीन खोनी पड़ी, गंवानी पड़ी, क्योंकि सेना तैयार नहीं थी और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था जो बेहद गैर जिम्मेदार आदमी था, जिसको लगता था कि अरे जहां कुछ भी नहीं उगता है या जहां पहाड़ हैं उन जमीनों का हम क्या करेंगे। जो सामरिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर जिनका इतना महत्व था कि आज तक हम उस दंश का अभिशाप झेलने के लिए अभिशप्त हो रहे हैं, वो जगहें उन्होंने पाकिस्तान को और चीन को दे दी। और चीन आज भी हमारी छाती पर दाल मूंगता है। पाकिस्तान आज भी गुस्ताखियां करता है उसी पूरे इलाके से आतंकवादियों की घुसपैठ करा करके। कभी फिर उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो राहुल गांधी का बयान है सेना के संदर्भ में कि ऊंची जाति के लोग रूल कर रहे हैं सेना में, और बाकी जो
वो 10% बताते हैं ना इनको, सवर्ण को या एलीट वर्ग को 10% बताते हैं, और 90% को बताते हैं कि वो पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, ये सब कह करके। ये स्थितियां परिस्थितियां किसने निर्मित की हैं हिंदुस्तान में? 1947 से लेकर के, और जब तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे 1989 तक, बीच का थोड़ा सा कालखंड हम अगर छोड़ दें वो जनता सरकार वाला, तो किसकी हुकूमतें रही हैं भारत पर? केंद्र में किसकी सरकारें रही हैं? और 35-37 साल तो इनके अपने परिवार के लोग प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये जो गैप है, ये जो गरीबी है, जो लाचारी है, बेबसी है, ये किसकी गलत नीतियों का नतीजा है? और अगर इतने भारी बड़े भूखंड चीन ने हथिया लिए, पाकिस्तान ने हथिया लिए, अगर ये आतंकवाद, ये नक्सलवाद, ये अलगाववाद, और ये पीएफआई से लेकर के और तमाम जितने भी ये संगठन सिर उठा करके खड़े हुए थे, ये किसकी देन है? अगर बेरोजगारों की फौज आज देश में खड़ी हुई है तो किसकी गलत नीतियों का परिणाम है? बाकी का तो छोड़ दीजिए। मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इनकी मम्मी की ही सरकार थी ना, वही सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। उनके नेतृत्व में एक सलाहकार परिषद का निर्माण हुआ था जिसमें वामपंथी भरे पड़े थे। वो फाइलें क्लियर करते थे, नीतियां 10 जनपद से तय होती थी, सरकार वहीं से गवर्न होती थी। उन 10 सालों में मनमोहन सिंह ने क्या किया? आज आपको तमाम बुराइयां दिखाई देती हैं जो एक्चुअल में अच्छाइयां हैं। आप उन पर रेत मिट्टी डालना चाहते हैं जो अच्छाइयां हैं, और आप झूठ पर झूठ बोल करके एक गलत नैरेटिव बनाना चाहते हैं पब्लिक के बीच में मोदी सरकार को लेकर के। क्योंकि आप सूरज जैसे बन नहीं सकते, तो आप रोज सूरज पर आरोप लगाते हैं। आप चंद्रमा की तरह चांदनी नहीं बांट सकते, उजाला नहीं कर सकते, तो आप चांद में दाग बताना शुरू कर देंगे। लेकिन आप अपने मुंह पर हाथ फेरिए कि आपके समय में क्या हुआ और क्यों नहीं हुआ। आज अगर सारी कमियां खामियां दिखाई दे रही हैं आपको, तो ये तो तब है जब पिछले 11 साढ़े 11 साल में नरेंद्र मोदी ने आराम करके देखा ही नहीं। वो तो 24/7 काम करते हैं। वो जो 4-6 घंटे की नींद ले भी रहे हैं तो शायद शायद इसलिए कि शरीर की कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ जरूरतें हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि डिस्ट्रक्शन, हर जगह आग लगाने की कोशिश, हर जगह टकराव का वातावरण बनाने की कोशिश, वो चाहे समाज हो, चाहे सेना हो, चाहे सुरक्षा बल हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, आपको कहीं कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं दे रही है। आपको चुनाव आयोग में भी बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है, आपको हमारी न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था में भी, और जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारा चौथा स्तंभ है, वो भी सब आपको बिके हुए दिखाई देते हैं, करप्ट दिखाई देते हैं। ये सब किसने बनाए? और 2014 से पहले क्या सबके हाथों में रोजगार था जो आज बेरोजगार हो गए? क्या सबके नियुक्ति पत्र जो मनमोहन सिंह दे करके गए थे, वो लेकर के नरेंद्र मोदी ने फाड़ करके अरब की खाड़ी में डाल दिए या बंगाल की खाड़ी में डाल दिए, सबको बेरोजगार कर दिया? इतनी बेशर्मी एक्चुअल में किसी के लिए ठीक नहीं होती है।
और जहां तक सेनाओं में ये जात पात और तमाम दूसरी चीजों की बातें करना, और जो सेना के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए इस समय देश की सेवा कर रहे हैं और जिन्होंने उसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे मौकों पर, जिन्होंने केवल 4 दिन में बिगड़ैल पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, उन सैन्य अधिकारियों का, और जो कोटि कोटि सेना के दूसरे जवान और कनिष्ठ अधिकारी उस समय लगे हुए थे, अपना सर्वस्व 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 दे रहे थे, आप उनका भी अपमान करने में लगे हुए हैं। किसके इशारे पर ये सब कर रहे हैं? कौन चाहता है कि हमारी सेना में इस तरह के टकराव के वातावरण हो, उनका मनोबल गिरे, वो कमजोर हों और वहां टकराव की स्थितियां पैदा हो जाएं? कौन चाहता है? किसका ये हेतु जो है सिद्ध कर रहे हैं? पाकिस्तान का, चीन का, या डीप स्टेट का, किसका? क्योंकि बहुत लोग इन 4 दिनों के हमारे ऑपरेशन और जिस तरीके से वहां पर पिन पॉइंट 9 आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया है, उनके 11 एयरबेस को ऑपरेशनल नहीं छोड़ा, 2 तो ऐसे हैं जहां आज तक कोई उड़ान नहीं हो पा रही है, जिनके रनवे जो है वो खोद दिए गए, तबाह कर दिए गए, जिनके हैंडल में खड़े हुए लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया गया, और जहां परमाणु एसेट्स रखे हुए थे वहां हमारी मिसाइलों ने हिट किया जा करके। तो किसका हित आप साध रहे हैं? इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इनको पता ही नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष का दायित्व क्या होता है। और दुर्भाग्य देखिए अंबर जी, ये इस देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, जिनको बेसिक समझ नहीं है कि जो हमारी व्यवस्थाओं के पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, उनका कैसे सम्मान किया जाता है, उनको कैसे प्रतिष्ठापित और पुनर्स्थापित किया जाता है, कैसे उनको साथ लेकर के चला जाता है। आप सबका अपमान करेंगे, अपने को आप सुपरमेसी में रखेंगे, आप इस देश की राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करेंगे, आप स्पीकर्स का सम्मान नहीं करेंगे, आप प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करेंगे, उनकी कैबिनेट के सहयोगियों का सम्मान नहीं करेंगे, आप मीडिया के लोगों से अपमानजनक तरीके से बात करके उनकी जातियां पूछेंगे, और आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक्चुअल में ये वो हैं जिन्होंने अपनी पार्टी का ही बेड़ा गर्क नहीं किया है, इन्होंने विपक्ष के भी कुछ दलों का एक तरीके से भट्टा बैठा दिया है। जिन जिन के साथ ये खड़े होते हैं उनका बंटाधार हो जाता है। बाकी बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कल पहले चरण का मतदान है, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है बिहार में, और 12 को दूसरे चरण का मतदान है, 11 को या 12 को, 14 को रिजल्ट आना है, वहां देख लीजिएगा। इनकी अपनी कांग्रेस तो डूबने ही वाली है, जैसे इन्होंने तालाब में डुबकी लगाई थी मछली पकड़ने के लिए, ये साथ में तेजस्वी को भी लेकर के डूबने वाले हैं। क्योंकि इनकी हरकतें, इनकी जबान और जिस जिस तरह के विषय उठाते हैं, जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं है, जिनका जनमानस से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी कोई अपील नहीं है लोगों के बीच में, ऐसे मुद्दे आप उठाते हैं। किन कारणों से उठाते हैं ये ही बेहतर जानते हैं। और मुझे अफसोस भी है, ताज्जुब भी है कि अब इनकी पार्टी के भीतर भी इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अब तो इन पर दया आने लगी है, तरस आने लगा है, गुस्सा नहीं आता। जी ओमकार जी, रोकने टोकने की बात तो ये है कि ये किसी को अगर कोई भी थोड़ा सा सर उठाता है, अकल की बात करता है, तो उसको सीधे किनारा कर देते हैं, तो कोई रोके टोकेगा इतनी किसी की हिम्मत और किसी का स्पेस नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक फौजी बॉर्डर पर अपनी जान देता है
और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। ऐसे में उसकी कास्ट पर सवाल उठाना, इससे बड़ा और ऊँचा बयान मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ओमकार जी, कि ऐसे समय में जब ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं, भारत की हर तरफ वाहवाही है और ऐसे में राहुल गांधी ये बयान देते हैं, कुछ चीज़ें इतनी सिंपल लगती नहीं है। क्या अभी भी राहुल गांधी देश में कुछ और माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं डीप स्टेट के हाथों? वो देश में एक अलग तरह की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ईसी से लेके सेना तक अब पहुंच गए हैं। किसी भी आप ये कहेंगे कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर उनको भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। तो ये किस तरह की राजनेता हैं जिनको देश पे ही भरोसा नहीं है और देश में कहीं न कहीं एक ऐसी स्थिति बनाने की, क्योंकि सेना पर तो जब बात आती है पूरा देश एक हो जाता है। हम कभी भी एक फौजी की कास्ट नहीं पूछते, लेकिन राहुल गांधी ने एक फौजी की को भी कास्ट के दायरे में रख दिया है। देखिए, हमने और आपने और देश ने कभी भी संवैधानिक संस्थाओं के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को किसी के अनर्गल आरोपों का जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभी तक देखा नहीं था। मुख्य चुनाव आयुक्त को और दोनों चुनाव आयुक्तों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी और इनको बहुत सधे हुए शब्दों में, बहुत तैयारी के साथ जवाब देते हुए देखा था, बल्कि कुछ मौकों पर तो बरसते हुए देखा था इनके ऊपर। क्या ये और चाहते चाइना हैं, वाले बयान पे तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगा दी कि एक भारतीय ऐसी भाषा नहीं का इस्तेमाल कर सकता। क्या ये चाहते हैं या देश ये चाहेगा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख या हमारे सीडीएस साहब वो आए और इनको फटकारें? मैं कहता हूं कि देश में ये कभी होना नहीं चाहिए, कभी ये दिन आना नहीं चाहिए। अब ये कर क्यों रहे हैं? मेन बात तो ये है ना कि ऐसा कर क्यों रहे हैं? किसके इशारे पर कर रहे हैं? और हमारी सेना के भीतर ये चीजें पैदा करके ये किसका फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस चीन की प्रशस्ति ये विदेशों में बैठ करके भी करते हैं, जब भी इनको मौका मिलता है, चीन की प्रशस्ति करना शुरू कर देते हैं। जब भी इनको मौका मिलता है, तो ये अमेरिका पहुंच जाते हैं। 1-2 दिन, 3 दिन कैमरों पर दिखाई देते हैं कुछ-कुछ कार्यक्रम करते हुए और उसके बाद अचानक गायब हो जाते हैं 10 दिन के लिए। किस-किस से मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? ये अपने कार्यक्रमों का खुलासा क्यों नहीं करते हैं? कि वो वहाँ के विजिट या मलेशिया भी जाते हैं तो वहाँ के विजिट के बारे में किन-किन से मिले हैं, क्यों मिले हैं, क्या मीटिंग्स हुई हैं, क्या उसकी मिनट्स थी, विषय क्या थे? उनका खुलासा देश के सामने क्यों नहीं करते हैं? और हर फॉरेन विजिट के बाद देश में कुछ ना कुछ तमाशा, कुछ ना कुछ हंगामा, कुछ ना कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होते हुए हमें क्यों दिखाई देते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। क्या अलग-अलग देशों की सेनाओं के बारे में वहाँ के नेता प्रतिपक्ष या यहाँ का विपक्ष इस तरह की बातें करता है? और मैं तो कहता हूँ कि समय आ गया है। ठीक है, हम लोकतंत्र हैं, लेकिन इतने उदार भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए कि जो मुँह में आए आप बक दें। बिना आप ऊपर-नीचे, आगे-पीछे की सोचे हुए, या अगर देश में आग लगती हो तो लगे, हमारे सरहदों के रक्षक प्रहरी अगर आपस में ही
लड़ने लगे तो लड़े, लेकिन हमें क्या, हमें तो राजनीति करनी है। हमें तो ये जो एकजुटता दिखाई दे रही है, इसको छिन्न भिन्न करना है। हमें तो हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना है, हमें तो हिंदुओं को ही हिंदुओं से आपस में लड़ाना है। सवर्णों से हमें पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, उन सबको लड़ाना है। इनको सबको खंडित कर देना है, बांट देना है, क्योंकि ये अगर सब एकजुट रहेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जब अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व करते थे भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या कह करके डराया जाता था मुसलमानों को कि भाई अगर ये सत्ता में आ गए तो जैसे मुसलमानों को तो इस देश से निकाल ही दिया जाएगा, जैसे सांप्रदायिकता फैल जाएगी। ओंकार जी, ऐसे मुझे अटल बिहारी जी का समय तो नहीं याद, लेकिन मैं अगर मोदी जी का समय याद करूं 2014, तो वो समय तो मुझे भी याद है। उस समय ऐसा माहौल था कि मोदी जी आएंगे और सबको उठाकर देश से बाहर निकाल दिया जाएगा और सबको फांसी पे लटका दिया जाएगा। ये पूरा एकदम ओपन, हर तरफ ये चर्चा रहती थी और मुसलमानों में हर घर में खौफ का माहौल था कि मोदी आएंगे और बस हम सब खत्म। तो उनको दहशत में रखो, अपने पीछे एकजुट रखो और उनके वोट हासिल करते रहो कि हम बचाएंगे आपको अटल बिहारी वाजपेयी से और नरेंद्र मोदी से। जितनी केंद्र की योजनाएं चल रही हैं उसमें कहीं कोई पक्षपात किसी मुस्लिम फैमिली से, किसी दलित फैमिली से, किसी पिछड़े से, अति पिछड़े से, बल्कि जो योजनाएं गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को मिल रही हैं वो सबको मिल रही हैं। घर बन रहे हैं, सबके बन रहे हैं। रसोई गैस पहुंच रही है, सबके पास पहुंच रही है। अगर बिजली के कनेक्शन मिले हैं, सबको मिले हैं। आयुष्मान योजना का फायदा 5 लाख का अगर अस्पतालों में उपचार कराने का, ऑपरेशन कराने का है तो सबको मिल रहा है। वो उसमें सब है, मुसलमान भी हैं, सब है। तो आप कितना डरा करके रखोगे लोगों को? क्यों डरा रहे हो? क्या कोई एक भी केस आप दे सकते हैं पूरे देश में कि किसी एक मुस्लिम फैमिली से इसलिए कोई पक्षपात हुआ हो या इसलिए उसको प्रताड़ित किया गया हो कि वो मुसलमान है? हाँ, अपराधी तो चाहे मुसलमान हो, गलत काम करने वाला चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, पिछड़ा हो या दलित हो, कोई भी हो, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसको बचाने का मतलब क्या है? अगर कोई माफिया मुख्तार अंसारी है या अतीक अहमद है और जिसने हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की जमीनें भी कब्जाई हो, उनको भी धमकाया हो, उनको भी डराया हो, तो उसका जो अंजाम होना चाहिए वही अंजाम हुआ है। विकास दुबे हिंदू ही था, वो भी मुठभेड़ में मारा गया। तो ये जो चीजें हैं, ये सब जो की जा रही हैं, इसका एक बड़ा सीधा सा मतलब ये है, अगर मैं जिस्ट इसका निकालूं, देखिए इनको लग रहा है कि चुनाव दर चुनाव मतदाता लगातार इनको रिजेक्ट कर रहे हैं और इनके कर्म भी ऐसे ही हैं। मुझे ये बताइए कि जब आपस में उलझे हुए सींगों को सुलझाने का समय था, उस समय आप मलेशिया में क्या कर रहे थे? छुट्टी मना रहे थे एकदम, ये एकदम कॉमन मैन बन के, बिना उस समय सुरक्षा के। उस समय अपने अगर देश में इनकी सुरक्षा की पूरी फौज चाहिए होती है। उस समय अगर कुशवाहा नाराज दिखाई दे रहे थे तो अमित शाह बुला करके बात कर रहे थे। चिराग पासवान को कुछ ऐतराज थे सीटों को लेकर, दूसरी चीजों को लेकर के, वो बुला करके बात कर रहे थे। या जीतन मांझी हो, दूसरे लोग हों, नीतीश बाबू हों, खुद जी। अमित शाह चल करके एक अणे मार्ग पहुंचे पटना में और मुख्यमंत्री से बैठ करके बात कर ली, मामला खत्म हो गया। आप क्या धक्के खाने के लिए गए थे मलेशिया में? या मलेशिया से लौटे तो फिर आप लैटिन अमेरिका के 3 देशों में चले गए, कोलंबिया, पेरू चले गए और एक और देश चले गए, और उसके बाद 10 दिन और गायब हो गए। 3 दिन कैमरों पर दिखाई दिए, 10 दिन गायब हो गए। वहां से लौटे तो आप चंडीगढ़ चले गए कि जी एक दलित आईपीएस ने सुसाइड कर लिया। फिर वहां से फुर्सत पाए तो रायबरेली में
एक हरिओम वाल्मीकि की संदिग्ध स्थितियों में डेथ हुई थी, वहां चले गए। हम्म। फिर एक असम का सिंगर मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ऑप्टिक्स, पूरा सिर्फ ऑप्टिक्स पे काम हो रहा है। ये एक्चुअल में पार्टियां कैसे चुनाव जीतती हैं, कैसे रणनीतियां बनाई जाती हैं, कैसे अंदरूनी समस्याओं का समाधान निदान किया जाता है, या तो पेशेंस नहीं है, या अनुभव नहीं है, या राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। हर समय तफरी के मूड में रहते हैं, पर्यटन के मूड में रहते हैं, कैमरों के सामने रहना चाहते हैं, सुर्खियोों में बने रहना चाहते हैं, और इस तरीके से चुनाव मैं आपसे हैं। एक बात समझना चाह रही थी कि जो राहुल गांधी ने बयान दिया है 10% का कब्जा है और वो रूल करते हैं, ये बयान उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स के नजरिए से दिया है, राष्ट्र सुरक्षा की बात करें, क्या बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी तरह से जातियों के आधार पर हिंदुओं को विभक्त करने के लिए, और इसके पीछे कोई कारण नहीं। इनको लगता है कि हिंदू बार बार एकजुट हो जा रहा है, और वो पूरी तरीके से अब बीजेपी के पीछे फिर से लामबंद हो गया है। जनवरी 22, 2024 जब प्रभु राम का मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय का पूरा देश का वातावरण विजुअलाइज करिए अपने दिमाग में, तो समझ में आएगा कि पूरा देश किस तरीके से एकजुट हो गया था, किस तरह खुशियां मना रहा था। तो जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक इन्होंने ऐसा रायता फैलाया, 400 सीटें मांग रहे हैं, संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, और देशी विदेशी जितना भी इकोसिस्टम था उसने पूरी ताकत लगा दी, लोगों को भ्रमित किया, उनको बांटा। नतीजा सामने है। 2024-2019 में पूर्ण बहुमत अकेले बीजेपी को मिला, और 2024 में वो 240 पर सिमट करके रह गई, अटक करके रह गई, बहुमत से 32 सीटें दूर। तो इनको लगता है कि जितना जातीयता की बात करोगे, जहर घोलोगे, उतना भारतीय जनता पार्टी से उनका जो समग्रता में एकजुट हिंदू वोट है उसको आप विभाजित करने में कामयाब रहोगे। तो ये विशुद्ध राजनीति ही कर रहे हैं, लेकिन इनको इस बात की शर्म लिहाज बची नहीं है कि ये देश का कितना बड़ा अहित कर रहे हैं, और 2 परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों का कितना हित साध रहे हैं हमारी सेना को कमजोर करके। लेकिन हमारी सेना इस तरह की फूहड़गर्दी से, या इस तरह के नासमझ बौने किस्म के लोगों के बयानों से ना तो विचलित होती है, ना विभाजित होगी, बल्कि इनकी अपनी छवि एक जोकर की बनती जा रही है कि इनको कोई समझ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पात्र बनते जा रहे हैं। ये एक जिम्मेदार आदमी नहीं है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये और साथ ही अपना ही एक और यहाँ पे मुझे नजर आता है, पूरा जब भी राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं, और ये तो बहुत ही एक ऐसा इमोशनल उन्होंने पॉइंट टच किया है जहां पर कोई भी चाहे किसी भी जाति का इंसान हो, जाति की बात पर सुनेगा ही नहीं, क्योंकि सेना के बारे में पूरा देश बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, सेंटिमेंट्स लोगों के बहुत ज्यादा जुड़े हैं। तो ये रिवर्स पोलराइजेशन का काम नहीं करेगा राहुल गांधी को, क्योंकि लगता है देखकर, क्योंकि हम, अब मैं अपने आप को बहुत बड़ा कोई राजनीतिक नहीं मानती, मैं बस सीख रही हूँ, लेकिन इतनी बात तो मुझे भी समझ में आती है, अगर आप ऐसा कुछ बात करेंगे तो ये सारी चीजें आपके खिलाफ जाएंगी। राहुल गांधी को बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। जो एक बीजेपी वाले मजाक से बात बोलते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, तो अब मुझे वो बात सही होती लग रही है, और बिहार में इसका असर नजर आने वाला है। बिहार में तो एक्चुअल में मैं पहले से ही कहता रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं फिर से सही साबित रहूंगा। महाराष्ट्र की तर्ज पर ही वहां पर नतीजे आने वाले हैं। लगभग एक तरफा चुनाव वहां होने वाला है।
लेकिन जहां तक इनकी समझ और नासमझी की बात है, देखिए हम थोड़ा सा जर्नलाइज कर लेते हैं या चीज़ों को हल्का करने की कोशिश करते हैं जब इनको हम पप्पू नाम देते हैं। ये पप्पू है नहीं, ये बहुत शातिर दिमाग आदमी है और इसकी टीम में भी कुछ शातिर किस्म के लोग हैं और कुछ शायद विदेशी दिशा निर्देश भी इनको मिलते हैं। तो उसकी वजह से ये सब उद्दंडता कर रहे हैं। तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब भी ये इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, उसको तुरंत उसी समय उसका खंडन करने की ज़रूरत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करते रहने की ज़रूरत है। एक बार जागरूक कर दिया उससे काम चलेगा नहीं। लगातार बिल्कुल। जागरूक करते रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के इस बयान की काफ़ी निंदा की है और मुझे लगता है कि हम सबको भी इस पे बात करने की ज़रूरत है क्योंकि जब सेना की बात आती है तो सेना सभी के और पूरे देश का गौरव है और सेना का जो पराक्रम है, उनका त्याग है, उस पर पूरे ही देश को बहुत ज़्यादा हम सबको गर्व है और ऐसे में राहुल गांधी अगर सेना पे सवाल उठाते हैं तो कहीं न कहीं पूरे ही देश का और सेना का कहीं न कहीं उनके शौर्य पर सवाल उठाने का काम पूरे देश को हर्ट करने का काम राहुल गांधी ने किया है और ये वो क्यों कर रहे हैं ये समझ में आता है। कहीं न कहीं जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनके नैरेटिव को बल देने की कोशिश यहाँ पर पूरी तरह से नज़र आ रही है और कहीं न कहीं फॉल्ट लाइन्स को और ज़्यादा मजबूत करने की जो कोशिश है डीप स्टेट की वो राहुल गांधी के इन बयानों से नज़र आती है। जैसे कि ओंकार जी आपने कहा कि उनको पप्पू कहकर हल्का नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जिस उद्देश्य से ये सारी चीज़ें करते हैं, उनको समझकर हमें बर्स्ट करने की आवश्यकता है लगातार। ओंकार जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए क्योंकि ये बहुत ही अहम बयान है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये कोई सिंपल पॉलिटिकल ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसको हम चुनावी भाषण के तौर पर समझें और इसको जाने दें। बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।